Hi everyone, I'm Aditi Rana and today we will complete class 9th NCERT Science Chapter 1 Matter in our surrounding. Material by which everything in the universe is made up is called matter. हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी वस्तु जो बनी होती है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिन्हें मैटर कहा जाता है. इन मॉडर्न टाइम्स मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. आज के समय में जो मॉडर्न टाइम है, हमने मैटर को क्लासीफाई किया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि इस बेसिस पे किया है कि उनमें क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. So now we will see properties of matter. Matter is made up of particles which have space between them called intermolecular space. जो भी मैटर है, कोई भी वस्तु बनी हुई है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, ठीक है. और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में स्पेस होता है. दो मॉलिक्यूल्स हैं किसी मैटर के, किसी वस्तु के, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, उसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस. पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूसली, दैट इज दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस लगातार मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होता है इनमें, यानी कि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर. जैसे जैसे हम किसी मैटर के ऊपर जो टेम्परेचर है उसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करते हैं. यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं ये पार्टिकल्स, वो भी बढ़ जाएगी. Particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles by the process of diffusion. अब हम देखते हैं diffusion क्या है. अगर दो तरह के मैटर हैं, दो टाइप्स की चीज़ें हैं और वो आपस में इंटरमिक्स हो जाती है, अच्छे से मिल जाती हैं, तो उसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक बीकर है, ओके, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्लू ब्लू कलर के. फिर हमने क्या किया, एक ड्रॉपर लिया और उससे हमने डाई इसमें मिक्स कर दी. मान लीजिए आपने ब्लू कलर की डाई मिक्स कर दी, तो क्या हुआ, ये डाई के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हुए, अब धीरे धीरे इसमें इंटरमिक्स हो रहे हैं. यानी कि एक तरह के पार्टिकल्स कहते हैं डाई के मॉलिक्यूल्स, एक तरह के कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, और ये आपस में इंटरमिक्स हो गए, अच्छे से मिल गए, ठीक है. तो यही प्रोसेस डिफ्यूज़न. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगरबत्ती तो हम अपने घर के एक कोने में, एक रूम में जलाते हैं, पर जो उसकी खुशबू है ना, वो बहुत ही जल्दी पूरे घर में फैल जाती है. क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न हो रहा है. यहाँ पे जो अगरबत्ती के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर है आसपास का, उसमें बहुत तेज़ी से मिक्सअप हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है, ठीक है, जो पदार्थ है, वो कितने टाइप्स में, कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है. पहले हम मेनली 3 टाइप्स पढ़ेंगे और बाकी के जो इन्वेंट हुए हैं रिसेंटली उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं बेसिकली वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर आप इन्हें डिटेल में देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, जो सॉलिड है, सी हियर, जो सॉलिड है इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सबसे कम होता है. यानी कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. वहीं बात करें लिक्विड की, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. और वहीं अगर हम बात करें गैसेस की, देन सी, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है. नाउ सी थ्योरी, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. अगर जनरली बात करें तो 3 स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड की बात करें, दे हैव डेफिनेट शेप, यानी कि इनकी जो शेप होती है या आकार जो इनका होता है वो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है. दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है, साइज भी फिक्स्ड होता है, रिजिड होते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ होती है. एंड निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम बात करें स्पॉन्ज की तो एक एक्सेप्शन केस है कि है तो सॉलिड लेकिन हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप. जब भी हम लिक्विड की बात करें, तरल पदार्थ की, पानी की, दूध की, तेल की, तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. जिस भी बर्तन में डालेंगे उसकी शेप ये ले लेता है. दूसरी बात, बट इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगी. अगर आपने दूध वाले से 1 लीटर मिल्क लिया है, अब आप उसे किसी भी बर्तन में डालो, उसकी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स ही रहेगी. 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि 5 लीटर हो जाएगा या ½ लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. वॉल्यूम फिक्स रहेगी लेकिन शेप फिक्स नहीं है.
टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं लिक्विड उसी की शेप ले लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। डिफ्यूजन यानी कि लिक्विड में अगर आप कोई चीज़ घोलोगे तो वो आसानी से घुल जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएगी, जबकि सॉलिड में किसी चीज़ को मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो डिफ्यूजन का रेट है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से वर्क करेगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमने डाई ली थी और हमने वाटर में उसे घोला था विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। जो गैसेस होती है उनकी ना तो कोई प्रॉपर शेप होती है और ना ही इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होती है। ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बहुत कम स्पेस में हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे देखेंगे एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इतनी सारी गैस है लेकिन उसे कंप्रेस करके बहुत ही कम स्पेस में रख सकते हैं। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्योंकि गैसेस स्टेट में क्या होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत तेज़ी से रैंडमली किधर भी मूवमेंट कर रहे होते हैं बहुत स्पीड से, तो ये एक दूसरे को हिट करते रहते हैं लगातार, और जिस भी कंटेनर में इन्हें रखा जाता है उसकी वॉल्स को, उसकी दीवारों को हिट करते रहती हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा अगर हम टेम्परेचर यानी कि तापमान बदल दें। तो सी हियर, अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो अगर हम उसे हीट करेंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके फ्रिज में आइस रखी हुई थी, ठीक है, आपने क्या किया, उसे हीट अप कर दिया। हीट करने के बाद वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। फिर भी आपका दिल नहीं भरा, आपने उसे और हीट किया, उसे और गर्म किया, अब क्या होगा, वो गैसेस स्टेट में आ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाने पे अब वो क्या हो रही है, गैसेस स्टेट में आ रही थी, लिक्विड थी लेकिन धीरे धीरे भाप बन के वो पानी कम होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर का रिवर्स में क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ गैसेस स्टेट में है, ठीक, वाटर ही है, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, गैसेस स्टेट में है। अगर हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, अगर हम उन्हें ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। अगर लिक्विड है, जैसे आपकी मम्मी कस्टर्ड बनाती है, आइसक्रीम बनाती है, तो क्या करती है, मिल्क को लिक्विड फॉर्म में फ्रीजर में रखती है, यानी कि वो क्या कर रही है, कूलिंग कर रही है, टेम्परेचर को कम कर रही हैं। तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट से वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। वाई, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई सॉलिड मैटर मेल्ट करता है तब भी जो उसका जो टेम्परेचर है ना वो सेम ही रहता है, ऐसा होता क्यों है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, फ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, तो ये प्रोसेस तो हो गई हमारी फ्यूजन। तो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो क्वांटिटी जितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए ताकि हम 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदल सके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो भी उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, तो हमें जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड चीज़ पिघलना शुरू हो जाती है ताकि वो लिक्विड बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैं केल्विन में बात करूँ तो 273 केल्विन है। कोई भी चीज़ अगर डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके, अब मुझे इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें क्या करूँगी, 273 ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका केल्विन में आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट आइस का, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो 273 केल्विन है। नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखते हैं इंटर कन्वर्जन, यानी कि ये एक दूसरे में बार बार चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, देखिए सॉलिड है, फ्यूजन प्रोसेस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वहीं लिक्विड है अगर उसे सॉलिडिफिकेशन कर दिया जाए तो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड है,
अगर वो वेपराइज हो जाती है, भाप बन जाती है, तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर उसे कंडेंस कर देते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं, तो वो वापस गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। वहीं बात करें एक सॉलिड है, अगर सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन यानी कि वो प्रोसेस जिससे एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, ठीक है, जैसे हमारा कपूर होता है, तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है और वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में आ जाता है, तो वो प्रोसेस है सब्लिमेशन। और वो प्रोसेस जिससे कोई भी गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए, उसे कहते हैं डिपोजिशन। तो ये हमने चीज़ें देखा, अब इनकी थ्योरी देख लेते हैं। सी, first is fusion. The process by which a matter change from solid state to liquid state is called fusion. Fusion क्या प्रोसेस है? ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज सॉलिडिफिकेशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज वेपराइजेशन, व्हेन अ लिक्विड चेंजेस फॉर्म इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जब भी कोई लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि कोई लिक्विड थी वो गैस में कन्वर्ट हो गई, भाप में कन्वर्ट हो गई, तो वो आपका वेपराइजेशन प्रोसेस है। इसके दो तरीके से होता है, या तो इवेपोरेशन के थ्रू होगा या फिर बॉइलिंग के थ्रू होगा। इवेपोरेशन मतलब बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, सनलाइट की हीट की वजह से उनका जो पानी है वो भाप बन के ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में। या बॉइलिंग यानी कि हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, तो दो तरीक़ों से क्या होता है, वेपराइजेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज, हमने अभी बात करें दो तरीके, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, अब इन्हें भी देख लेते हैं। इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसेस इट्स स्टेट्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। बॉइलिंग मीन्स उबलना, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द एटमॉस्फेयर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिस पे एक जो लिक्विड है वो उबलना शुरू हो जाती है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पानी की बात करूँ, पानी एक लिक्विड है, राइट, तो पानी लिक्विड है और वो गैसेस में बदलना शुरू हो रहा है, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाता है। सो सी हियर, मैंने जैसा कि अभी कहा था कि कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर मैं सेम चीज़ को कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, तो केल्विन में कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? आपको जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 आप ऐड कर लो, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर, अगर मैं इसमें 273 ऐड कर लूँगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, यानी कि 373 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स बिकेम लिक्विड। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जब वाटर वेपर्स है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो पानी जो पहले भाप बन गया था, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की तरह था, नमी की तरह प्रेजेंट था, अब हमने क्या किया, उसे कूल डाउन किया, टेम्परेचर को कम किया और अब वो वापस लिक्विड बन चुका है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मैटर है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप कपूर जलाते हो पूजा में तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो यही है सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल आपको दिया है कपूर का। नेक्स्ट, डिपोजिशन, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में चेंज हुए। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या इफेक्ट होता है किसी भी मैटर के स्टेट पे अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, सी हेयर, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने लिया एक सिलेंडर, देन एक पिस्टन लिया कंप्रेस करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए मैटर के ऊपर। तो क्या हुआ, जब हमने मैटर के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया तो पहले वो गैसेस फॉर्म में था और जो पार्टिकल्स थे बहुत दूर दूर थे, लेकिन हमने जब उसे प्रेशराइज किया तो क्या हुआ, वो पास आते गए और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। हमने और प्रेशराइज किया तो वो सॉलिड फॉर्म में मैटर आ गया। यानी कि यस, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या चेंज करते हैं तो जो भी मैटर है उसका स्टेट चेंज किया जा सकता है।
The difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. कोई भी मैटर है वो डिफरेंट स्टेट में, कहीं सॉलिड, कहीं लिक्विड, कहीं गैस में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, यही डिसाइड करता है क्या वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। अगर सॉलिड होगा तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल मिनिमम होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। अगर लिक्विड होगा तो डिस्टेंस होगा पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन अगर गैसेस फॉर्म है तो जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी मैटर पे या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर देते हैं तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम बात करें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या करती है, चेंज हो जाती है गैसेस में, यानी कि सॉलिड में थी और डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीज़न दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। यही रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम 1 एटमॉस्फेयर डिक्रीज कर देंगे प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर यानी कि वो यूनिट जिसमें हम प्रेशर जो भी एक गैस एक्सर्ट करती है उसे मेज़र करते हैं, उसे कहा जाता है 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कम कर देंगे तो हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसे ड्राई आइस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको इमेज भी दी हुई है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। एवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिससे एक लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण है जो इस पर प्रभाव डालते हैं, वो देखते हैं। एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज। क्योंकि जो एवेपोरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि कितना सरफेस एरिया है, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एवेपोरेशन भी जल्दी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय पी रहे हैं एक ऐसे बर्तन में जिसका सरफेस एरिया ओपनिंग का कम है, तो वो चाय बहुत देर तक गर्म रहेगी। लेकिन अगर हम एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं गर्म खाना जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही जल्दी इवेपोरेशन होगा और बहुत ही जल्दी वो खाना ठंडा हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीज। आपने देखा होगा कि जब आप गर्मियाँ होती हैं, दोपहर का टाइम होता है, आप कपड़े धोते हो और तार पे डालते हो, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, राइट। इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज ह्यूमिडिटी इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अगर एटमॉस्फेयर में नमी है, जैसे कि बरसातों में आपने देखा होगा कि कपड़े बहुत देर में सूखते हैं, आज आप धो के डालोगे और वो कल तक नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नमी है, वाटर वेपर्स हैं, तो जो इवेपोरेशन है उसका रेट कम होगा, यानी कि इवेपोरेशन बहुत ही धीरे धीरे होगा। हाई ह्यूमिडिटी लोअर्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में, उतना ही इवेपोरेशन स्लो होगा। हायर विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। आपने देखा होगा कि विंड अगर बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उस वजह से भी इवेपोरेशन जल्दी होता है। ठीक है, सो सी द इमेजेस। अब इमेजेस देखते हैं। फर्स्टली हमने इमेजेस देखी कि पहले जो सरफेस एरिया था कम था तो इवेपोरेशन धीरे हो रहा था, लेकिन जब से ही हमने लार्ज सरफेस एरिया किया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में होने लगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा था हीट का, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन फास्टर होता है। थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा था विंड का, ईजी एवेपोरेशन होता है। जैसे जैसे हवा तेज़ चलती है तो आपका जो एवेपोरेशन प्रोसेस है वो स्पीड में होता है, तेज़ होता है। नेक्स्ट हमने देखा था ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में नमी है तो आपका इवेपोरेशन बहुत ही स्लो होगा। बरसात के टाइम में जो कपड़े हैं बहुत ही देर से सूखते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट, इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट टू द सरफेस। जब भी इवेपोरेशन होता है तो जिस भी सरफेस से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट होता है, वहाँ का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एसीटोन यूज टू रिमूव नेल पेंट मेक्स यू फील कूल व्हेन ड्रॉप्ड ऑन स्किन। जो एसीटोन होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, अगर वो आपकी खाल पे कहीं गिर जाता है तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट होता है इसलिए। और इवेपोरेशन क्या करता है, एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में, हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? During evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding and change into vapor. हम इसलिए गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा, जब भी इवेपोरेशन होता है तो जिस भी सरफेस से इवेपोरेशन होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होती हैं, ठीक है, तो उस सरफेस से और उसके आसपास की जगह का जो टेम्परेचर है
उसे ही तो यूज़ करती हैं अपनी फॉर्म को चेंज करने के लिए, इसलिए वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आपको फील होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, ये आपकी स्किन है, ये आपकी खाल है, और उस पर छोटी छोटी स्वेट है यानी कि पसीने की बूंदें, ये ब्लू कलर से आपको शो करी हैं। उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा है जो कि बहुत ही जल्दी और अच्छे से स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है, पसीने को सोख लेता है। जब वो पसीने को सोख लेता है उसके बाद बहुत ईजिली जो पसीना है उस कॉटन के कपड़े से क्या होता है, इवेपोरेट होता है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है। So cotton being a good absorber of water helps in observing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. कॉटन क्योंकि एक गुड ऑब्जर्वर है वाटर का, कॉटन का कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि पानी को बहुत अच्छे से सोख लेता है और बहुत जल्दी सोख लेता है, इसलिए हम इसे गर्मियों में पहनते हैं ताकि हमें जितना भी पसीना आए ये कॉटन का कपड़ा उसे सोख ले और उसके बाद हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से ये जो पसीना है ये इवेपोरेट हो जाए और हमारे थोड़ा कूलिंग इफेक्ट मिले। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आपने देखा होगा एक ठंडा पानी का ग्लास, ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो एज ए गेस्ट और वहाँ पे आपको 1 ग्लास कोल्ड वाटर दिया जाता है, 1 ग्लास ठंडा पानी, तो कई बार आपने देखा होगा कि उसका जो आउटर सरफेस है उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। तो वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर्स थे जो कि नमी यानी कि ह्यूमिडिटी की फॉर्म में प्रेजेंट थे, जब वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब उनका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि पहले गैसेस फॉर्म में थे लेकिन अब वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या दिखाई देती है? पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं किसी भी ग्लास के ऊपर जिसके अंदर ठंडा पानी है। नेक्स्ट, रीसेंट डिस्कवरी ऑन स्टेट ऑफ मैटर। पहले हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, लेकिन जो रिसेंटली डिस्कवरीज हुई हैं उसमें 2 स्टेट और ऐड करे गए हैं। 4th स्टेट जो है मैटर की वो है प्लाज्मा स्टेट। The state consists of super energetic and super excited particles which are formed at a very high temperature. These particles are in the form of ionized gases. प्लाज्मा स्टेट मैटर की क्या है? इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, और प्लाज्मा स्टेट हम पा सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैसेस की फॉर्म में होते हैं। Now, what does the word ionized means? It is the process by which atom or molecule acquire negative or positive charge by gaining or losing electrons. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma। जो आप फ्लोरेसेंट ट्यूब देखते हैं और नियॉन साइन के बल्ब देखते हैं वो प्लाज्मा के बने होते हैं। एंड इनसाइड नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस। नियॉन साइन बल्ब के अंदर तो नियॉन गैस होती है, लेकिन अगर हम बात करें फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर तो उसके अंदर हीलियम गैस होती है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अगर हम देखते हैं कि जो सूरज है या बाकी तारे हैं वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं, क्यों चमकते हैं? क्योंकि उनके अंदर भी ये प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द 5th स्टेट ऑफ मैटर। 5th स्टेट क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। A Bose-Einstein condensate (BEC) is a state of matter which is also called the 5th state of matter। जो 5वां स्टेट है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है वो है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, और इसे शॉर्ट में कहते हैं BEC। इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर विच वॉज डिस्कवर्ड बाय SN बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है। ये तब पा सकते हैं, ये मैटर की स्टेट आपको तब मिलेगी जब आप उसे बहुत ज़्यादा कूल करोगे। प्लाज्मा स्टेट तब मिली थी जब हमने किसी मैटर को बहुत ज़्यादा हीटअप किया था हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे, और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट हमें तब मिलती है जब हम किसी मैटर को जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, जिस गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, हम उसे बहुत ज़्यादा कूल करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, तब हमें ये फॉर्म मिलती है। तो इसे डिस्कवर किया था SN बोस ने जो कि इंडिया के थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसीलिए इन दोनों के नाम को मर्ज करके इसका नाम बनाया गया है। नेक्स्ट इज सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। हमें यूनिट्स पता होने चाहिए, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की तो इसकी यूनिट है केल्विन जिसका सिंबल है K। लेंथ हम मेज़र करते हैं मीटर में और इसका सिंबल है M। मास किलोग्राम में और इसका सिंबल है kg। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वेट को हम मेज़र करते हैं, यूनिट है न्यूटन और इसका सिंबल है N।
वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में और इसका सिंबल है m और उसकी पावर में क्यूब है। नेक्स्ट इज डेंसिटी, यूनिट है इसकी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट प्रेशर, इंपॉर्टेंट है, प्रेशर की यूनिट है पास्कल और इसका सिंबल है PA। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जब भी हमें कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया होता है और हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 273 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमें दिखा था 300 केल्विन, जब हमने उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट किया तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सेल्सियस में होगा। सेम वे सेकंड देखते हैं, 573 केल्विन था टेम्परेचर, हमने उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट किया, अब जो भी आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा। यानी कि जो 300 आंसर आपका आया 573 में से 273 सब्ट्रैक्ट करके, यही आपका आंसर जो है वो डिग्री सेल्सियस में है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। पानी किस फॉर्म में होगा, किस फिजिकल फॉर्म में होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे। गैसियस स्टेट में होगा एज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। वो इसलिए पानी गैसियस स्टेट में होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे किस फिजिकल फॉर्म में होगा। वाटर बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर, थस इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैस फॉर्म। क्योंकि पानी उबलना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट अगर टेम्परेचर है तो इस टाइम या तो वो लिक्विड में भी हो सकता है या फिर वो गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को इतनी हीट मिल रही है जो कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर है, यानी कि इतनी हीट एनर्जी से मिल रही है कि वो अपनी फॉर्म को बदल सके, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इट विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट। वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।